अब पॉइंट नंबर 2 जो आपके सामने है, कलरफुल रेड कलर का विथ स्टार मार्क, ये इस बार की अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट है सर। अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। सर एसएससी सैलरीड एम्प्लॉई है, एसएससी सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक। एम्प्लॉयर से इसको शेयर्स अलॉटेड हुए हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। सर सैलरीड एम्प्लॉई जो अपने एम्प्लॉयर के यहां काम करता है, काम बहुत दिनों से कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, डील थी कि अगर आप मेरे यहां 4 साल या 6 साल या 8 साल काम कर लोगे तो हम आपको क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे। ये कौन सी स्कीम है, ईसॉप स्कीम। ईसॉस स्कीम होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। अब क्या होता है, ये जो शेयर्स अलॉट होते हैं, ये इसकी मार्केट वैल्यू ना हमेशा ज्यादा होती है अलॉटेड प्राइस से। जिस प्राइस पे एम्प्लॉयर ने आपको कमिट किया है, आप एम्प्लॉयर के बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी और आपका एम्प्लॉयर भी। एम्प्लॉयर ने शुरू में ही कमिट कर दिया था कि तुम मेरे यहाँ 3-4 साल 5 साल 8 साल अगर काम कर लिए तो हम अपने कंपनी के शेयर्स तुम्हें से 500 रुपए के हैं 300 में दे देंगे, 500 रुपए के हैं 200 में दे देंगे, 500 रुपए के हैं 100 रुपए में दे देंगे। ठीक है भैया, दे दो, लेकिन फ्री नथिंग इज फ्री। सर एम्प्लॉयर क्या बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर आपके परफॉर्मेंस से खुश था, और एम्प्लॉयर क्या स्कीम भी थी, ईसॉप स्कीम, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कंपनसेट करने के लिए। अकाउंट्स में आप इसके अकाउंटिंग एंट्रीज भी पढ़ते हो, कंपनसेशन अकाउंट बोल के, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट बोल के अकाउंट्स में इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी पढ़ते हो। तो सिंस फेयर मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स का, उससे कम दाम में आपको अलॉट होता है, तो ऑब्वियसली ये इनकम होती है, हम इसे इनकम ट्रीट करते हैं। डिफरेंस को अंडर सेक्शन 17(2)(6), ये सैलरी का सेक्शन है परक्यूजिट्स का। सैलरी का सेक्शन है परक्यूजिट्स का, ठीक। अब पैसे तो आपके पास आए नहीं भाई, अगर मुझे 1 लाख रुपए बोनस मिले, बैंक में मेरे पैसा आए, तो मैं उसमें से टैक्स तो दे दूं, क्या दिक्कत है मुझे। लेकिन सर मैं तो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ बहुत अच्छे खासा मेहनत कर रहा था, बहुत लगन से काम कर रहा था, अब एम्प्लॉयर ने मुझे ईसॉप स्कीम में शेयर्स अलॉट कर दिए, तो शेयर्स ही तो अलॉट किए हैं, अब मेरी क्या गलती है, उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू से कम में अलॉट किए। तो अब इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या बोलता है सेक्शन 17(2)(6) कि जिस ईयर में ये अलॉट हुआ है, उस ईयर में हम डिफरेंस को क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। इनकम मानेंगे, जिस ईयर में ये अलॉट हुआ है उस ईयर में हम इसे इनकम मानेंगे। भाई शेयर्स अलॉट हुए हैं, मैंने कंपनी को अलॉटमेंट प्राइस भी दिया है, अब 500 रुपए का शेयर्स 300 रुपए में दे रहा था तभी तो मैंने खरीदा। अब इधर इनकम टैक्स बोलती है क्या कि 200 रुपए इनकम मानेंगे, अब टैक्स देने बोल रही है। मतलब मैं अपने एम्प्लॉयर के इतना अच्छा काम कर रहा था, एक तरफ मुझे एम्प्लॉयर को रुपए देने पड़ गए। अच्छा 500 रुपए मार्केट में भाव चल रहा है, मैं बेचने थोड़ी जा रहा हूं। मान लो मुझे 300 रुपए में शेयर्स मिले, भाव 500 रुपए चल रहा है, बट मैं बेचने कहां जा रहा हूं, ये पैसा मुझे रियलाइज कहां हुआ है। लेकिन इनके इनकम टैक्स बोलती है नहीं, हमारा तो नियम है कि जिस ईयर में ये अलॉट होगा उस ईयर में हम इनकम मानेंगे। अब इनकम मांग ली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ेगी टैक्स लेने के लिए। अब आपको लग रहा है कि यार इस टैक्स को देने के लिए तो मुझे शेयर्स बेचना पड़ेगा। समझो, आपको शेयर्स 300 रुपया में अलॉट हो गया जिसका मार्केट प्राइस 500 रुपया था, ठीक। अब 300 रुपया आपने एम्प्लॉयर को दे दिए, 500 का शेयर खरीद लिया। अब मैं शेयर्स को बेच ही नहीं रहा हूं ना, मेरे पास रियलाइज कहां हो रहा है पैसा। लेकिन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, नहीं हम तो फेयर मार्केट वैल्यू और अलॉटमेंट प्राइस के डिफरेंस को परक्यूजिट्स बोल के सैलरी हेड में टैक्स करेंगे। बोला सर
एक तो मैं शेयर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा था 4-5 साल में, एम्प्लॉयर ने मार्केट रेट से सस्ते में मुझे शेयर्स अलॉट किया, कम से कम मैं इसे बेचूंगा तब ले लेना टैक्स। ये तो गलत बात है, मेरे पास लिक्विडिटी कहां है कि मैं टैक्स पे करूं। तो ये प्रॉब्लम आ गई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। सपोज करो तुम ही एम्प्लॉय हो, 4-5 साल अपने एम्प्लॉयर के यहां काम किए, इस स्कीम के लिए तुम एलिजिबल हुए, उसके बाद तुमने 500 रुपए का शेयर 300 रुपए में ले लिया, तो 300 रुपए भी तो तुमने बड़ी मेहनत से अपने एम्प्लॉयर को दिया। चलो इट इज एन एसेट, 300 रुपए एम्प्लॉयर को दिया तो 500 रुपए का शेयर्स आया, मन में पत्थर रख के मैं ये पैसा लगा दूंगा कि भाई 300 लगा रहे 500 का शेयर्स है। लेकिन उधर सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है हम इसे सैलरी में क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे, अब टैक्स पे करो। भाई अब इस टैक्स को पे करने के लिए मैं और पैसा कमाऊं या फिर मैं इस शेयर्स को बेचूं। जब शेयर्स को बेचूंगा तो फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की वैल्यू क्या हुई। सर ये स्कीम तो एम्प्लॉय को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है और ओनर बनाने की तरफ ले जाया जाता है। मैं अपने एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट करूं और वो शेयर्स मार्केट में बेच दे तो फायदा क्या। लेकिन अब उसके पास कैश प्रॉब्लम भी हो रही है, वो कहां से टैक्स पे करे। ठीक, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि चलो इनकम मान लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला यहां पे, चलो इनकम मान लेते हैं, लेकिन इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो डेफर कर देते हैं। टैक्स लाइबिलिटी इज नाउ डेफर्ड। इनकम मान लेंगे हम, इसे प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम मान लेंगे, लेकिन अमेंडमेंट क्या आई कि इस पे जो टैक्स देने का काम है वो अभी मत दो, इसको हम डेफर कर देते हैं। बट नॉट इन ऑल केसेस, बट नॉट इन ऑल केसेस, सेलेक्टेड एम्प्लॉयर के केस में ही ये अमेंडमेंट आई है। सेलेक्टेड एम्प्लॉयर, ठीक, सेलेक्टेड एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड, सेलेक्टेड स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर। अब वो कौन है सर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर कौन, एम्प्लॉयर who is a eligible startup as defined in section 80 IAC। सर इकलौता एक सेक्शन है ये 80 IAC जिसके अंदर एलिजिबल स्टार्टअप को डिफाइन किया गया है। उसके अलावा एलिजिबल स्टार्टअप के लिए डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे सेक्शन 79 है इसके लिए सेक्शन 54 GB है। और अभी भी देखिए ये जो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं सेक्शन 156 में, जिसका डिस्कशन टीडीएस की क्लास में भी होता है, इसका डिस्कशन टीडीएस की क्लास में भी होता है, ठीक, और सैलरी से रिलेटेड भी है। तो मैं इसको सैलरी में डिस्कस कर लो 17 to 6 जब पढ़ाऊं तब, या फिर अभी डिस्कस कर लो सेक्शन 156 में, या फिर मैं टीडीएस की क्लास में इसको डिस्कस कर लूं। ये अमेंडमेंट एक ही बात कहता है कि हम इनकम तो मान लेंगे। सर शेयर्स अलॉट हुए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21, हम इसे प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम मान लेंगे। इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 20-21, बट इसमें जो टैक्स लायबिलिटी है वो अभी नहीं देनी, बाद में देनी है। सर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन ये सभी एम्प्लॉयर के केस में नहीं। थोड़ा सा कौन से एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं एज पर सेक्शन 80 IAC। सेक्शन 80 IAC के अंदर एलिजिबल स्टार्टअप को डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर डिफाइन किया गया एलिजिबल स्टार्टअप को, ठीक है सर। ये जो अमेंडमेंट है टैक्स लायबिलिटी इज नाउ डेफर्ड, ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली टू डेफर द टैक्स लायबिलिटी, ये अमेंडमेंट बेसिकली 3 जगह किया गया है। एक सेक्शन 156(2) में, फिर एक किया गया है सेक्शन 191(2) में, और सेक्शन एक किया गया 192(1)(c) में। एक्चुअली ये तीनों जगह नए नए पॉइंट्स आए हैं। अमेंडमेंट का मतलब कोई पुरानी चीज को हमने चेंज किया नहीं। 192 के अंदर 1C जो आपका पॉइंट है वो नया आया है, 191 के अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है वो नया आया है सब सेक्शन,
156 के अंदर पहले कोई सेक्शन सब सेक्शन नहीं था, जो पहले से कंटेंट था उसको सब सेक्शन 1 बना दिया, और जो नया कंटेंट है उसको सब सेक्शन 2। सर ये जो लैंग्वेज है यहां पर जो आपके सामने लैंग्वेज दिख रही है, ये लैंग्वेज सैलरी के साथ भी पढ़ी जा सकती है। 1726 में इनकम तो मान लेंगे, लेकिन उस पर टैक्स अभी नहीं, बाद में देना है। कब देना है यहां दिया हुआ है, और डिपार्टमेंट आपसे टैक्स ना मांग ले, इसीलिए सेक्शन 156 में अमेंडमेंट है। सेक्शन 156 क्या, नोटिस ऑफ डिमांड। इनकम मान ली, टैक्स बाद में देना है, तो कहीं डिपार्टमेंट आपसे पैसा ना मांग ले टैक्स का भी, इसलिए 156 में अमेंडमेंट आ गया कि नहीं, टैक्स का पैसा अभी नहीं मांगना है। और 192 में अमेंडमेंट क्यों आई, एम्प्लॉयर अभी टीडीएस नहीं काटेगा इस इनकम पे, बाद में काटेगा। 191 में क्या अमेंडमेंट आई कि भाई अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस नहीं काटा तो एम्प्लॉय टैक्स देगा, लेकिन अभी नहीं देगा, बाद में देगा। समझो, ये इनकम एम्प्लॉयर के चलते हो रही है, किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर ने मार्केट रेट से कम में शेयर्स को अलॉट कर दिया है, ठीक। किस ईयर की इनकम है, प्रीवियस ईयर 2021 की, बट इसको टैक्स बाद में देना है, टैक्स बाद में देना है। तो ये चीज कहां, कहीं तो लिखेंगे टैक्स बाद में देना है, तो 191 में लिखा गया कि एम्प्लॉयर इस पे टीडीएस ना काटे तो एम्प्लॉय टैक्स पड़ेगा, भरेगा, लेकिन बाद में, ठीक। वही चीज 192 में लिखी गई, एम्प्लॉयर इस पे टीडीएस काटेगा लेकिन बाद में, उस ईयर में नहीं, जिस ईयर में इसको अलॉट किया उस ईयर में नहीं। और 156 में नोटिस ऑफ डिमांड, यानी डिपार्टमेंट आपसे ये डिमांड कब करेगी, टैक्स, अभी नहीं, बाद में। तो एक तरह से डेफरमेंट हो गया ना। अब आप देखिए आप क्या हुआ, सर अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020 ये कहता है कि ईसॉप से रिलेटेड अगर इनकम आपको हुई है बिकॉज ऑफ परक्यूजिट से सेक्शन 1726, तो इस पे टैक्स आज नहीं, बाद में देना है। अब बाद में कब देना है वही पढ़ लेंगे। और इसको सपोर्ट में 3-3 सेक्शन में हमने अमेंड कर डाली। एम्प्लॉयर अभी टीडीएस नहीं काटेगा, बाद में। सर ये रहा टीडीएस से रिलेटेड पॉइंट। सर अगर एम्प्लॉयर टीडीएस काटना भूल जाए तो एम्प्लॉय टैक्स देगा, लेकिन बाद में। डिपार्टमेंट इनकम पर टैक्स कब डिमांड करेगी, अगर एम्प्लॉय ने टैक्स नहीं दिया तो एम्प्लॉय ने या एम्प्लॉयर ने टैक्स या टीडीएस नहीं दिया, तो कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर डिमांड ना क्रिएट कर दे। तो यहां भी अमेंडमेंट की गई कि भाई इस पर डिमांड बाद में क्रिएट करना, ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉय से रिलेटेड ये अमेंडमेंट है। एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए, एलिजिबल अंडर सेक्शन, एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80I AC होना चाहिए। एम्प्लॉयर जब शेयर्स अलॉट करता है ईसॉप स्कीम में मार्केट रेट से कम में, तो वो इनकम मानी जाती है किस ईयर में, इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। ये इनकम मानी जाती है किस ईयर में, ईयर ऑफ अलॉटमेंट। सर जिस ईयर में शेयर्स अलॉट होगा उस ईयर में इसे इनकम मानी जाती है, लेकिन टैक्स बाद में देना। इनकम उसी ईयर में मानना है जिस ईयर में अलॉट हुआ है, 1726 के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जब कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स की बारी आएगी तो उस इनकम को हटा देंगे कि इस पर हमें टैक्स नहीं देना है, बाद में देना है। टीडीएस काटने की बारी आएगी तो बाद में टीडीएस काटना है। गवर्नमेंट आपसे डिमांड करेगी टैक्स, तो अभी नहीं, बाद में करेगी। अब बाद में कब करेगी सर, वो तो बताओ। तो वो यहां लिखा हुआ है, ये यहां से लेकर जो यहां तक बात है वो यही लिखा हुआ है। अब मैं समझाऊंगा, पहले बैकग्राउंड बता रहा था, अब बैकग्राउंड मैंने बता दिया। सर ये पैराग्राफ जो ये आप देख रहे हो ना, ये 4 जगह है मेरे, अगर सारी बुक्स की बात करें। ये पैराग्राफ सैलरी के अंदर है, ये पैराग्राफ सेक्शन 156 के अंदर है, ये पैराग्राफ टीडीएस चैप्टर में 2 सेक्शन के अंदर है, 191 192। ठीक, क्लियर है। कॉमन चीज ये कह कॉमन ही रहा है। बात क्या कह रहा है सर, तो पहले इस चार्ट को लिखो फिर मैं इसको समझाता हूं। अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020, एक तरह से क्या हो रहा है, डेफरमेंट। डेफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ ईसॉप शेयर्स। ईसॉप शेयर्स के कारण जो इनकम आ रही है उसका टैक्स अभी ना दे, बाद में दे। अमेंडमेंट 3 सेक्शन में डायरेक्ट जाके चेंजेस लाए हैं, सेम बातें। ये तीनों सेक्शन मैंने आपको लिख दिया। ये टीडीएस चैप्टर में है और ये आरओआई चैप्टर में। हालांकि
सेक्शन 156 टू सभी को नहीं पढ़ना है। ये अमेंडमेंट इंटर फाइनल दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। आप इंटर में हैं, आप फाइनल में हैं, इस अमेंडमेंट को से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ सेक्शंस हैं जो इंटर में नहीं पढ़ने हैं, बट अमेंडमेंट का ध्यान तो सभी बच्चों को रखना है, चाहे सीए स्टूडेंट हो या सीए में, इंटर हो या फाइनल। ये अमेंडमेंट जो कॉमन अमेंडमेंट है, सैलरी से रिलेटेड है, नोटिस ऑफ डिमांड सेक्शन 156 से रिलेटेड है, टीडीएस के सेक्शन 191, 192 उससे भी रिलेटेड है। ठीक, अब जैसे टीडीएस का सेक्शन है 191, 192, ये तो सभी बच्चे को पढ़ना है, चाहे वो सीए हो या सीए में, इंटर हो या फाइनल। ठीक, नोटिस अंडर सेक्शन 156 जो है ये सीए इंटर में नहीं है, बाकी सीए में इंटर, सीए में फाइनल, सीए फाइनल में है। और सैलरी तो कॉमन है। परक्यूजिट्स की वैल्यूएशन 17 to 6, ध्यान तो सबको रखना है, चाहे आप इंटर में हो या फाइनल में हो। लिखिए इसे प्लीज, नोट कीजिए। सैलरीड एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ईसॉप स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम में शेयर्स अलॉट करता है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एसोसिएशन विद द कंपनी। एक लंबे समय से काम कर रहा होता है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम, डिपेंडिंग अपॉन द प्लान, कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करती है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, डेट ऑफ ग्रांट, डेट ऑफ वेस्टिंग, डेट ऑफ ऑफर होता है, फिर डेट ऑफ ग्रांट होता है, फिर डेट ऑफ वेस्टिंग होता है, फिर डेट ऑफ अलॉटमेंट आता है। वो प्रोसेस मैं आपको यहां नहीं बता रहा, वो शायद आप अकाउंट्स में सीख लें, आप लॉ में सीख लें, टैक्स में भी टीचर्स बताते हैं उस प्रोसेस को, मैं नहीं बताता अपनी क्लास में। 1 घंटा के आसपास लगता है उस प्रोसेस को समझाने में, वो आप अकाउंटिंग में क्लियर कर लीजिएगा। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट, वहां वो पूरा प्रोसेस बताया जाता है ईसॉप स्कीम का। मैं हिंट दे सकता हूं, इसके अंदर एक डेट ऑफ ऑफर होता है, इसके अंदर एक डेट ऑफ ऑफर होता है, फिर एक डेट ऑफ ग्रांट, फिर एक डेट ऑफ वेस्टिंग, फिर जाके एक होता है डेट ऑफ अलॉटमेंट। इनकम टैक्स में हमें किसी भी डेट से मतलब नहीं है, डेट ऑफ अलॉटमेंट से मतलब है, किस दिन ये शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट, हमें उससे मतलब है। जिस ईयर में ये शेयर्स अलॉट होते हैं उस ईयर में हम इसे इनकम मानेंगे, लेकिन टैक्स बाद में देना होगा, लेकिन टैक्स बाद में देना होगा। लिखिए, मार्केट वैल्यू अलॉटमेंट प्राइस से ज्यादा होती है, इसीलिए सैलरी सेक्शन 17 बोलता है डिफरेंस को हम इनकम मानेंगे जिस ईयर में अलॉट हुआ है, बट टैक्स बाद में देना है, ऐसा अमेंडमेंट आया। उसमें भी कंडीशन है, एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए, एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80 IAC। वीडियो रोक के लिख लीजिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपने अभी तक नहीं लिखा है तो वीडियो रोक के लिख लीजिए इतना पोर्शन। नेक्स्ट कुछ बातें और हैं, ये लिख लीजिए। अब इनकम इसी ईयर में मानेंगे जिस ईयर में अलॉट हुआ है, टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड हो जाएगी, बट एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए, एलिजिबल स्टार्टअप, जो कि डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 80 IAC के अंदर। कुछ वहां सर्टिफिकेशन की बात है, एलिजिबल बिजनेस चलाने की बात है, टर्नओवर 100 करोड़ की बात है। सेक्शन 80 IAC के अंदर कौन होते हैं एलिजिबल स्टार्टअप्स। डन, वीडियो रोक के लिख चुके आप लोग। चलिए सर 3 सेक्शन की अमेंडमेंट भी लिख चुके, 17 to 6 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो सैलरी का सेक्शन है 17 to 6, वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, हम इनकम मानेंगे जिस ईयर में ये अलॉट हुआ है।
लेकिन ये अमेंडमेंट उससे रिलेटेड है। इनकम मानने के बाद भाई अगर कोई इनकम इस कोई पेमेंट आई है मेरे पास, वो इस ईयर में इनकम है, तो टैक्स भी तो इसी ईयर में दूंगा। 17 to 6 पर्टिकुलर उस सेक्शन के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन ये अमेंडमेंट उसी से कनेक्टेड है कि इनकम इस साल मानो लेकिन टैक्स इस पे बाद में दो। अब कब दो, कब दो, अब सवाल है कि कब दो। तो सवाल कब दो का आंसर मिल रहा है अभी तुरंत। अब यहां पहले एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। सर ईसॉप शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इसको बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय एम्प्लॉय अंडर ईसॉप और ईसॉस स्कीम। ठीक, लॉ में भी आप इसको पढ़ते हो। ईसॉप स्कीम में ए लिमिटेड डेफर्ड, कब तक डेफर्ड होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। ए लिमिटेड जो एलिजिबल स्टार्टअप है, जो ए लिमिटेड जो एलिजिबल स्टार्टअप है, उसने शेयर्स अलॉटेड कर दिए टू एम्प्लॉय मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 प्रीवियस ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 21-22। अब इनकम किस ईयर की मानी जाएगी? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2020-21। बट टैक्स लायबिलिटी इज शिफ्टेड, टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट कर दी गई। सर टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट कर दी गई, एक बोला गया 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ते हैं इसको। यहां से 3 पॉइंट निकाल के लेके जाएंगे उधर। ये यहां से यहां तक तो क्लियर हो गया हमने जो भी एग्जांपल दिया, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। वेयर द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ एनी असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। तो हम असेसमेंट ईयर 21-22 ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, असेसमेंट ईयर 21-22, तो यानी अमेंडमेंट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। इंक्लूड्स इनकम इन द नेचर ऑफ क्लॉज 6 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17, वही ईसॉप शेयर्स जहां पे मार्केट रेट से कम में आपको सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट होता है। एंड सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स रेफर्ड टू इन द सेड क्लॉज are allotted or transferred directly or indirectly by the current employer being an eligible startup referred in section 80 ISC। यहीं तक तो पढ़ना था हमें। सर ये इनकम मान ली गई है कौन से सेक्शन में? 17 to 6 में। ये कौन से शेयर्स थे? स्वेट इक्विटी शेयर्स। लॉ में भी आप इसको पढ़ते हैं, इसको आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। ईसॉप के नाम से पढ़ लीजिए, इस नाम से पढ़ लीजिए, पढ़ते जरूर हैं आप इसको। अब कहता है टैक्स या इंटरेस्ट जो इस इनकम पे देना है, जो भी इस नोटिस ऑफ डिमांड में इंक्लूड किया गया है, उसको आज नहीं पे करना है। पेबल बाय द एसएससी विद इन 14 डेज, 14 दिन का ग्रेस मिलेगा आपको। और अब लेकिन पीरियड कहां से? एक तो आपकी इनकम मान ली गई है, लेकिन अगर इस पे कोई नोटिस ऑफ डिमांड आता भी है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। कब पे करना है? ठीक, बोलता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 48 मंथ्स, प्रीवियस ईयर नहीं है। सर इनकम है प्रीवियस ईयर 20-21 की, असेसमेंट ईयर का एंड क्या है? 31/3/2022, यहां से 48 मंथ्स पे विद इन 14 डेज। 14 डेज फ्रॉम, 14 दिन का और टाइम मिलेगा। 48 मंथ्स कहां खत्म होंगे? 48 मंथ्स फ्रॉम 31/3/2022, 48 मंथ्स। ठीक, क्या बोलता है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। 48 मंथ्स, 4 साल का टाइम मिल रहा है आपको यहाँ पे, और 1 साल असेसमेंट ईयर आगे चलता है, तो एक तरह से 5 साल। तो आपकी इनकम मानी गई है 31 मार्च 2021 में। अब आपको देखिए कहां तक का टाइम मिल रहा है,
31/3/2026, यानी ऑलमोस्ट 5 साल। प्रीवियस ईयर एक, उसका अगला साल असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल, 48 महीने। तो सर अगर आप इसी कंपनी में बने हुए हैं, न शेयर्स बेच रहे हैं न नौकरी छोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसी कंपनी में बने रहना है, न शेयर्स बेचना है न नौकरी छोड़ना है, तो 31 मार्च 2016 के बाद भी 14 दिन, यानी 14 अप्रैल 2026 तक आप टैक्स पे कीजिए, अभी मत पे कीजिए। सुनिएगा ध्यान से, इनकम मानेंगे प्रीवियस ईयर 20-21 की ही, टैक्स बाद में देना है। 48 महीने कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर एंड कहां हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। तो हमारा ईयर कहां जाके खत्म हो रहा है? ये 31/3/26 को। क्लियर? सर वहां से भी 14 दिन के पास, 14 दिन का आपके पास टाइम है। एक बार 48 महीने खत्म हो जाए, फिर 14 दिन का आपके पास टाइम और है। लेकिन ध्यान रखना, ये इतना डिले होगा टैक्स पेमेंट में कब? जब तुम इस शेयर्स को ना बेचो और तुम इस कंपनी में बने रहो। क्योंकि अगले 2 पॉइंट इसी से रिलेटेड हैं। क्या कहता है? फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच शेयर्स। अब तुम सेल कब कर रहे हो? सेल डेट, सेल की डेट। अब वो डेट कौन सी है? इस शेयर्स को जो तुमने, ये शेयर से इनकम हुई है, तुम बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है टैक्स देने के लिए, तो ठीक है 48 महीने का इंतजार कर लेते हैं, या तुम्हारे इसको बेचने का इंतजार कर लेते हैं। और सर वहां मान लो तुम्हारी सेल डेट जो भी आएगी, वहां से भी 14 दिन आपको मिलेगा, डोंट वरी। अभी पहले तीनों डेट लिख लेते हैं। और या फिर जिस दिन तुमने नौकरी छोड़ी, फ्रॉम द डेट ऑफ द एसईसी सीज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर हु हैज अलॉटेड और ट्रांसफर्ड सच sweat equity or specified shares, whichever is earliest date of cessation in employment, last date of employment ऐसे समझो, last date of employment। इस जगह, जिस जगह से तुमको ईसॉप के शेयर्स मिले, उस समय आखिरी तुमने नौकरी कब छोड़ी, कब तक काम करते रहे? सर मैं आपको 31/3/26 तक वेट कर लूंगा, मत दो टैक्स 4 साल 48 महीने, तुम सीधा 14/4/2026 तक टैक्स देना। सोचो कितना बड़ा रिलैक्सेशन है। खाली तुम वादा करो कि तुमने शेयर्स नहीं बेचे हैं, तुम वादा करो कि तुम इसी नौकरी में हो। बोला नहीं सर मैं तो इस नौकरी में 1 मई 2024 को छोड़ दिया हूं। मैंने यहां नौकरी छोड़ दी 1 मई 2024 को। अच्छा और सेल कब किए शेयर्स? बोला सर वो तो ईसॉप के शेयर्स अलॉट हुए थे और मैंने तो इसको 1/11/2023 को ही बेच दिए, 1/11/2023 को ही बेच दिए। तो फाइनली तुम्हारी लायबिलिटी पे टैक्स बाय 14 days फ्रॉम विचएवर इज अर्लियर 1/11/2023, यानी तुम 15 नवंबर 2023 तक इसका टैक्स क्लियर कर दो। इनकम प्रीवियस ईयर 20-21 की है, टैक्स क्लियर करना पड़ेगा कब? विच एवर इज अर्लीस्ट के 14 दिन के अंदर। 3 डेट है, 48 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, एक्सट्रीम लास्ट डेट, और उसके पहले भी आ सकता है अगर तुमने नौकरी छोड़ी या इस शेयर्स को सेल किए। 14 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा टैक्स पेमेंट करने के लिए। जब भी तुम डेट देखो, तुम सेल करोगे, पैसा रियलाइज करोगे, 14 दिन का हम टाइम तुमको देंगे। नौकरी छोड़ोगे 14 दिन का टाइम देंगे। सर यही चीज तीनों जगह लिखी हुई है, चाहे हम बात करें किसकी, सेक्शन 192(1)(c) की, 191(2) की, या फिर 156(2) जो अभी पढ़ रहे हैं। यही सेम चीज तीनों जगह लिखी हुई है, 3 लिमिट। अब इसको आप सैलरी की क्लास में पढ़ो, ठीक सर। आप इसको सैलरी की क्लास के अंदर पढ़ो, या आप इसको टीडीएस की क्लास के अंदर पढ़ो, या आज इसको हम रिटर्न के अंदर नोटिस ऑफ डिमांड 156 में पढ़ रहे हैं। अब जैसे सीएमए इंटर के नोट्स में यही चीज मेरी कहां दे रखी है, असेसमेंट चैप्टर में। सीए इंटर में तो है ही नहीं ये सेक्शन, कौन सा 156। तो सीए इंटर के नोट्स में टीडीएस की क्लास में है, सैलरी की क्लास में है ये, ठीक। सीएमए फाइनल के नोट्स में ये 156 के अंदर है, फिर टीडीएस की क्लास के अंदर है, कहीं भी आप इसको देख लो, है ये कॉमन चीज ही। तो अब यहां जाके ये अमेंडमेंट कंप्लीट हो रही है कि इनकम, कोई अगर बोले इनकम बाद में मानना है, नहीं नहीं, इनकम इसी साल मानना है, टैक्स बाद में देना है।
इनकम इसी साल मानेंगे जिस साल ईसॉप शेयर्स अलॉट हुआ है। सेक्शन 17 टू 6 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट यह है कि टैक्स कब देना है, टीडीएस कब काटना है, गवर्नमेंट आपसे डिमांड कब करेगी। सर एम्प्लॉयर टीडीएस काट ले तो एम्प्लॉयर लेट से टीडीएस काटेगा। ये रहा सेक्शन 192 1C का अमेंडमेंट। सर एम्प्लॉय कब अपनी तरफ से टैक्स जमा करेगा, वो अमेंडमेंट रहा 191(2). बोला सर डिपार्टमेंट कब मांगेगी, डिमांड, इनकम तो हो गई, डिपार्टमेंट कब मांगेगी, अमेंडमेंट 156(2). सब एक ही बात कह रहे हैं। 14 दिन का टाइम लो, कहां से, 48 महीने जहां खत्म हुए हैं, या फिर जब तुम सेल किए हो, और या फिर जब तुमने नौकरी छोड़ी है, विच एवर इज अर्लियर। ये एग्जाम्पल काफी है। अब ये अमेंडमेंट का डिस्कशन भी कंप्लीट। लिखिए इसको प्लीज। YouTube पे जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये अमेंडमेंट सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल सबके लिए है। जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है या फिर आगे 2022 में है, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स तो इस क्लास को देख ही रहे हैं। अमेंडमेंट वाली क्लास मेरी YouTube पे भी जाती है, इसीलिए मैं सबको यहां एड्रेस कर रहा हूं। प्लीज ध्यान रखिएगा। टीडीएस चैप्टर सभी को पढ़ना है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल। टीडीएस चैप्टर में शुरू में ही दे रखे हैं। अगर आप टीडीएस चैप्टर के नोट्स में जाओगे तो पेज नंबर 1 पे ही दिया हुआ है, 1 और 2 पे, एज वेल एज टीडीएस चैप्टर के पेज नंबर 5 पे, लिख लो कहीं पे। अगर कोई ये रिलेटेड अमेंडमेंट टीडीएस के नोट्स में ढूंढना चाहता है तो वहां चले जाए, पेज नंबर 1 टीडीएस चैप्टर, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 5 पे। सैलरी के अंदर भी मैंने इस अमेंडमेंट को दिखा रखा है, परक्यूजिट, सैलरी चैप्टर के अंदर परक्यूजिट्स में सेक्शन 17 टू 6 के अंदर सभी जगह एक ही बात है, 14 दिन का ग्रेस और 3 डेट, 48 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ सेल और डेट जब तुम नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ी 1 मई 2024 को, सेल किया शेयर्स को 1/11/2023 को। अब आप देखो एक बात और, अब तुम बोलोगे सर लॉ में लिखा हुआ इतनी जल्दी शेयर्स सेल करना अलाउड नहीं है, कूलिंग पीरियड होता है शायद 3 साल का। मैंने एग्जाम्पल दिया है भाई, मैंने यह एग्जाम्पल दिया, लॉ की दिमाग लगा के यहां नहीं लिखा है, सीधी सी बात है। मान लो तुम बच्चे लॉ भी पढ़ते हो, मैं तो टैक्स पढ़ा रहा हूं, तुम बच्चे अकाउंट्स ही पढ़ते हो। अब तुम ये बोलते हो कि सर लॉ में हमने पढ़ा है कि शेयर्स अलॉट करने के बाद 3 साल का कम से कम कूलिंग पीरियड होता है। मैंने सुना है 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है, 3 साल के अंदर आप नहीं बेचते हैं। तो देखो 3 साल के बाद ही बेचा है, ये तो कोइंसिडेंस है। बट हाँ देखो, तुम लॉ में बोलते हो, लॉ में हमने पढ़ा है कि सर आप इस शेयर को 2025 तक नहीं बेच सकते, तो भाई 2025 ही सही। मैं अभी इस इंफॉर्मेशन को लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, न मैं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक, 3 डेट है हमारे यहां, नौकरी किस दिन छोड़ी, इस शेयर्स को सेल कब किया, और 48 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर से 1 साल आगे चलता है असेसमेंट ईयर। और एक बात बच्चों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि इनकम किस ईयर की मानेंगे। इनकम इसी ईयर की मानेंगे जिस ईयर में शेयर्स अलॉट हुआ है। टैक्स बाद में देंगे, टीडीएस बाद में कटेगा, गवर्नमेंट बाद में डिमांड करेगी, ये चीज ध्यान रखना। प्लस ये सभी एम्प्लॉयर को, सभी एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी नहीं मिली है। वो एम्प्लॉय जिसको ईसॉप में ये शेयर्स मिले हैं, उस एम्प्लॉयर से जो एक एलिजिबल स्टार्टअप चला रहा है, सेक्शन 80 IAC वाला एलिजिबल स्टार्टअप, इतना ध्यान रखना है आपको, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। 4-5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए इंटर हो या फाइनल। ठीक, यूट्यूब वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो डन। लिख लिया वीडियो रोक के? अच्छा थोड़ा सा और है नीचे, थोड़ा सा और है।
डन, कंप्लीट। बिगर पिक्चर थोड़ी सी दिखा दूं। ये सारी चीज अभी आपको मैंने बताई और आपने नोट की है। ये सारी चीज मैंने आपको अभी बताई है और आपने नोट की है। सेवनटीन टू 6 में इनकम जा रही है, वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट उस पर टैक्स कब देना है उसमें अमेंडमेंट है। डिपार्टमेंट तुमसे कब टैक्स मांगेगी, तुम कब टैक्स जमा करोगे, एम्प्लॉयर कब टीडीएस काटेगा, एम्प्लॉयर टीडीएस कब काटेगा, एम्प्लॉयर टीडीएस कब काटेगा, ये एम्प्लॉई टैक्स कब पे करेगा, ये डिपार्टमेंट टैक्स डिमांड कब करेगी। लिख लीजिए ये भी सेक्शन के सामने। डिपार्टमेंट मान लो नोटिस ऑफ डिमांड पहले भेज दे, लेकिन तुम वेट करना इन डेट का। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि डिपार्टमेंट ने नोटिस ऑफ डिमांड तुमको 2021 में भेज दिया, कोई बात नहीं, लेके बैठे रहना, बाकी सारे टैक्सेस पे कर देना, ये वाला टैक्स मत पे करना, ये जो इनकम हो रही है इसका टैक्स मत पे करना, आराम से वेट करना। डिपार्टमेंट का क्या, डिपार्टमेंट तो कभी भी नोटिस ऑफ डिमांड भेज के आपसे ये पैसा मांगना शुरू कर दे, बट उसको पढ़ा देना कि सर मैं तो अभी नहीं दूंगा, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं तो ये इंतजार करूंगा नौकरी छोड़ने का, शेयर्स बेचने का, या 48 महीने खत्म होने का, उसके बाद भी 14 दिन का वेट कीजिए। चलिए सर, कंप्लीट। एक बार मैं ये लैंग्वेज दिखा देता हूं, जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, मान लो वो किताब मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ले पाते हैं, नहीं मिल पाता है, नोट्स बुक्स एक्सेट्रा, तो ये लैंग्वेज है, ये इस अमेंडमेंट की लैंग्वेज है। सर सेम चीज, चलो ये नोटिस ऑफ डिमांड का सेक्शन है 156, इसलिए यहां ये लाइन लिखी हुई है। वैसे सेम बात, मिलती जुलती बात कहां कहां लिखी हुई है, सेक्शन 191 के अंदर, सेक्शन 192 के अंदर जो मेरे टीडीएस के नोट्स में है, और ये यहां पर है ही सेक्शन 156 में। ये लैंग्वेज है। कोई बच्चा यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को देख रहा है, लिखना चाहता है तो लिख ले। ये 3 पे ही सारा गेम है, ये 3 पॉइंट। एक, 48 महीने का वेट करो, दूसरा सेल वाली डेट, तीसरा नौकरी किस दिन छोड़ी, और इन सब में विच एवर इज अर्लीस्ट लेके 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज तुम टैक्स पे कर दो। कर दिए तो इंटरेस्ट नहीं पे करना, इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकती अगर तुमने इस दरमियान ये वाला टैक्स, कौन सा टैक्स, ईसॉप से रिलेटेड इनकम का, जो इनकम 17(2)(6) में टैक्सेबल होती है, उसका टैक्स तुमने पे कर दिया। 48 महीने काफी होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। और मैंने भी एग्जांपल दे दिया, प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम है, नौकरी छोड़ने की डेट भी लिख दी, शेयर्स कब बेचा आपने उसकी भी डेट लिख दी, 48 महीने कहां खत्म हो रहे हैं वो भी डेट लिख दी, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके, राजा या रंग हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। नियम हो, नियम हो, नियम हो, जहां का नया ये नियम हो। कैसा है पटना? पड़ोसी का मुर्गी चुरा के बेच दिए, जो किराया निकला। आगे दस्तूर ने जितने
भेद है उनको जड़ से मिटा सके। राजा या रंग हो जग इसके संग हो ज्यादा जो अंग पा सके। बटुए में का खाली है सर। खाली है तो रखा का है? आधा जा रहा है।